गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बस मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मेरी वो पहली क्लास खत्म हुई है तो मैं इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गई। अभी आ गई बस। कौन सा लेक्चर ले रही हैं? मैं सीखी पढ़ा दिया करा दिया? सारा नहीं, मैंने उसके जो स्टार्टिंग में लिया था वो हो गया शुरू? खत्म हो गया? सारा तो नहीं मैंने पढ़ाया। अभी तो वो शुरू ही किया था अच्छा, मैंने। आपके अब कोई 2 से 3 में कोई लेक्चर है तो मुझे दे दें, 2 से 3 वाला। 2 से 3 में मेरे पास 3 से 4 आ रही है। 3 से 4 मेरा ऑलरेडी है अच्छा, RHM के 2 साथ। से 3 ले 2 दे से दें? 3 तो कोई नहीं है। कोई 3 भी से नहीं? 4 और 4 से 5 है। अब आप 9 बजे आए हो, ये आपको 4 से 5 में लीव तो करने नहीं लगी, है ना? या तो आप जल्दी आए हो तो 3 से 4 में मेरा अपना ऑलरेडी है। क्या ले लूँ आपका 4 से 5? तेरी है क्लास? नहीं। तो फिर क्या करेगी?
यार, ये क्यों ये अंधेरा आ रहा है बार बार? ओके, क्रॉनिक रीनल फेलियर आपको मिस राखिल कह रही है कि मैं पढ़ाऊंगी। मैंने कहा ठीक, गुड हो गया, पढ़ाओ। मैं सुबह से बोल रही हूँ, अभी वो पढ़ेंगी, मेरी तो आवाज भी बैठ गई। मैं सोऊंगी थोड़ा सा, ठीक है? नहीं, मैं अटेंडेंस लगाऊंगी। थर्ड ईयर कौन पढ़ा रहा है इधर? फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर का मेरे पास अटेंडेंस शीट अगर किसी को चाहिए। कोई नहीं बोलता, कहीं कितना बुरा पीठ लिखा। मैं मिस्टर मिस्टर गनी, ये थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का है। ओके, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इज अ प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल किडनी इंजरी। ठीक है, किडनी फंक्शंस डज नॉट रिकवर। चलो, एक दफा बिगड़ गया सो बिगड़ गया, ठीक हो गया। तो when kidney function is too poor to sustain life, it is called end stage renal disease. ठीक है, end stage renal disease, ESRD, end stage renal disease. So ये जो जब ये दोबारा अपना सस्टेन नहीं करता, ठीक है, पुअर है, तो उसको कहते हैं एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। Chronic renal failure has a gradual onset of months to years as opposed to ARF. Approximately 90 to 95% of nephrons are affected by chronic renal failure. डैमेज जो है वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, and the disease is fatal without renal replacement. चलो, ठीक है, थेरेपी सच एज डायलिसिस है या फिर ट्रांसप्लांट है, वरना किडनी गई काम से। अब उसको या तो रिप्लेस कर दो या फिर डायलिसिस करने पे शुरू हो जाए। आज आ गई बात। अब हम स्टेजेस स्टेजेस जो है वो आपको मिश्रा कानून में तो देने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो नहीं देती, पकड़ा जाएगा ना ना। कौन की साइड प्रेस कर दो। कैसे हैं बच्चों आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी जो है ना वो हम देखेंगे स्टेजेस क्या है सीआरएफ की, क्रॉनिक रीनल फेलियर की। सबसे पहले हम स्टेज 1 देखेंगे। अब जीएफआर है, आपको पता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो मोर देन 90 ml पर मिनट होना चाहिए। ये नॉर्मल रीनल फंक्शन को शो करता है। स्टेज 2 में जब रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है कि जब किडनीज जो है वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट नहीं बना रही हैं, तो उसमें जीएफआर जो है हमारा वो 60 to 89 ml पर मिनट माइल्ड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नो बिल्डअप ऑफ वेस्ट होगा, बट नेफ्रॉन्स आर स्टिल वर्किंग ओवर टाइम। ठीक है, कि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे हैं प्रॉपरली, वेस्ट जो है वो प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो रहा, लेकिन नेफ्रॉन्स जो है वो स्टिल काम कर रहे हैं। मे हैव एन इंक्रीज इन बीपी। ठीक है, स्लाइड शो नहीं हो रहा, क्यों पता नहीं, हो रहा है नहीं हो रही। अच्छा बच्चों, एक मिनट, अभी कर देते हैं। नहीं हो रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सेकेंड ईयर
तो वहाँ पर कैसे आ गया? हो जाता है ऐसा, कोई इशू नहीं। आज सुबह से ये इतना ढीला जा रहा है ना। ये ऑन है क्या? हाँ ठीक। अभी शो हो रहा है या नहीं, देख के बताओ। ये आसपास है। हाँ जी, अब आ रहा है। नर्जिस देखो जरा, शो हो रहा है कि नहीं है। मैंने यहाँ पढ़ा था ना, स्लाइड शो नहीं हो रहा, मैसेज में अभी भी नहीं है, स्टिल नहीं है। ये कहाँ पे पढ़ा लगता है, बच्चे कहाँ पढ़ेगा। अभी भूल गया। एक्टिविटी हो रहा है, अब बोली हो रहा है। चलो अभी अपलोड हो जाता है दोबारा से, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो दोबारा से स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक्यूट था क्रोनिक, ये क्रॉनिक के लिए। अच्छा, क्रोनिक रीनल फेलियर हम देख रहे थे, इसका स्टेज 1 हमने देखा था मोर देन 90 ml हो तो ये नॉर्मल रीनल फेलियर में, रीनल फंक्शन में आता है। स्टेज 2 में अगर रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें 60 to 89 ml जो है वो पर मिनट होता है, ठीक है। तो इसमें माइल्ड डिक्रीज हो जाता है जीएफआर। फिर इसमें क्या है, नॉर्मल डेप ऑफ वेस्ट होता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे होते, बट नेफ्रॉन्स जो है वो स्टिल वर्किंग में होते हैं ओवर टाइम। फिर उसके बाद है हैव एन इंक्रीज इन बीपी। अब क्योंकि बेसिकली किडनीज का काम क्या है कि उसने जो बॉडी का वेस्ट है उसको यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से आउट करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट है वो बन नहीं रहा, यानी कि यूरिया क्रेटिनिन जो है वो प्रॉपरली बन नहीं रहा और वो बॉडी से आउट नहीं हो रहा। जब आउट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो बॉडी के अंदर रिटेन कर रहा है। रिटेन करने की वजह से क्या हो रहा है कि बीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच कॉजेज एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर प्रेशर भी इसकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है ग्लोमेरुलर प्रेशर भी बढ़ रहा है और हेल्दी नेफ्रॉन्स जो है उनके ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देयर इज नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर इन दिस फेज। सेकंड जो स्टेज है उसमें रीनल फेलियर तो नहीं आएगा, लेकिन इनसफिशिएंसी जरूर आएगी, इसको स्टेज 2 हम कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है स्टेज 3 जिसे हम मॉडरेट सीआरएफ कहते हैं, यानी कि मॉडरेट क्रॉनिक रीनल फेलियर बोलते हैं। इसमें जीएफआर जो है वो 30 से 59 ml जो है वो पर मिनट होगा और मॉडरेट डिक्रीज हो जाएगा। जीएफआर जो है वो मॉडरेट डिक्रीज होगा इसमें। जो सेकंड स्टेज थी उसमें माइल्ड था। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा था कि बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी होगा जीएफआर। जो सेकंड स्टेज है उसमें हमने देखा था कि माइल्ड होगा और जो थर्ड स्टेज है उसमें हमने देखा है कि वो मॉडरेट हो जाएगा और बिल्डअप ऑफ वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, नॉट इनफ हेल्दी नेफ्रॉन्स टू प्रिवेंट इट। अब इसमें वेस्ट तो बिल्डअप हो रहा है लेकिन इसमें जो नेफ्रॉन्स हैं वो इतने हेल्दी नहीं रह गए कि वो प्रिवेंट कर सकें, जो है उसको ओवरऑल किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर करवा सकें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि
आप जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको नेफ्रॉन जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। देयर इज एन इंक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रेट, ठीक है, यूरिया क्रेटिनिन, यूरिक एसिड्स और फॉस्फोरस जो है, ये सब क्या होगा, इंक्रीज होना यूरिन में शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एन इंक्रीज मैनेजिंग फ्लूइड वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन बीपी एंड एडिमा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि रिटेंशन हो रही है, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, यूरिन जो है वो उसको फिल्टर करके बॉडी से आउट नहीं कर रहा, और बीपी भी इंक्रीज होगा, साथ में एडिमा भी हो जाएगा। जब जितना फ्लूइड इनटेक होगा उतना ही बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। देयर आर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस भी होना शुरू हो जाएंगे। इफ द पेशेंट कैन मैनेज देयर बीपी एंड डाइट, दे कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन। अगर पेशेंट जो है वो अपना बीपी और डाइट को मैनेज कर ले तो वो प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकता है। प्रोग्रेशन किसकी हो रही है, जो डिजीज की हो रही है, ठीक है। जो डिजीज जो टाइम टू टाइम प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि अगर क्रेटिनिन उसका एक्सपोज 4.5 था और अगर डाइट कंट्रोल कर ले तो 4 पे आ जाता है, तो इट्स मीन कि वो अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहा है और बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहा, अपने इनटेक को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से पेशेंट का यूरिन आउटपुट और पेशेंट की कंडीशन जो है वो मज़ीद डिटेरियोरेट होगी। तो अभी क्या हुआ, स्टेज 1 पे नॉर्मल है और कितना होगा, 90 ml तक होगा यूरिन आउटपुट जो है, GFR 90 तक होगा पर मिनट। तो इसका मतलब है यानी कि 90 ml पर मिनट यूरिन आएगा पेशेंट को, तो ये नॉर्मल है। अगर 60 to 89 आएगा तो इट्स मीन कि वो उसमें माइल्ड डिटेरियोरेशन हो रही है, लेकिन उसमें सिर्फ वेस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा, लेकिन नेफ्रॉन्स अभी हेल्दी है। जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या हुआ है कि थर्ड स्टेज में 30 से 59 ml पर मिनट पे चला गया है, GFR मॉडरेट डिक्रीज हो गया है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप होना शुरू हो गए हैं, लेकिन नेफ्रॉन अभी इतने हेल्दी नहीं है कि उनको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इसमें बीपी भी बढ़ना शुरू हो गया, इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह भी, नाइट्रेट्स वगैरह भी बढ़ना शुरू हो गए, यूरिया क्रेटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं, बीपी इंक्रीज हो रहा है, बॉडी के अंदर रिटेंशन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब स्टेज 4 कौन सा है, स्वेयर CRF आ जाता है, जब बहुत स्वेयर लेवल पे चला जाता है, जो सिंपल मेडिसिन से ट्रीट नहीं होगा। इसमें GFR जो है वो ये चला जाएगा 15 to 29 ml पर मिनट हो जाएगा। देयर इज अ स्वेयर डिक्रीज इन GFR। स्टेज 5 है जिसे एंड स्टेज रीनल डिजीज बोला जाता है, ESRDS भी इसको बोला जाता है। GFR लेस देन 15 ml पर मिनट होता है। साइंस एंड सिम्टम्स एंड किडनी फेलियर आर सीन इसमें शो होता है, और ESRF जो है विल रिजल्ट फ्रॉम द स्पेयर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या करते हैं कि जो यूरिया क्रेटिनिन को भी कम करते हैं, प्लस जो है इसके साथ साथ सॉल्ट की रिटेंशन जो बॉडी में हो रही होती है उसको भी कम किया जाता है। तो वो कैसे, फिर इस वाली स्टेज में जो एंड स्टेज होती है इसमें हम पेशेंट को रिनल फेलियर उस पर डाल देते हैं, डायलिसिस पे डाल देते हैं, और मोस्टली लोग जो है वो स्टेज 4 पे भी जब स्वेयर हो रहा होता है तब भी डायलिसिस पे डाल देते हैं, ताकि जो है वो पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके, ठीक है। अगर फिर अब कितने टोटल स्टेजेस हमने कितने पढ़े हैं, 5। फर्स्ट नॉर्मल है, ठीक है, सेकंड जो है वो माइल्ड है, थर्ड जो है वो मॉडरेट है, फोर्थ स्वेयर है, और जो लास्ट है वो बिल्कुल एंड स्टेज है, ठीक हो गया। एंड स्टेज पे 15 ml है, फोर्थ पे 15 टू, अब हम फर्स्ट अगर देखें तो 90 ml यूरिन आउटपुट होगा। जो सेकंड स्टेज है उसमें 60 टू 89 होगा, और जो उसके बाद थर्ड है, थर्ड में जो है 30 टू 59 है, ठीक है, और जो फोर्थ है उसमें 15 टू 29 है, और जो फिफ्थ स्टेज है उसमें लेस देन 15 ml हो गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल एंड स्टेज होती है और इसमें पेशेंट का रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। बस यही होता है कि पेशेंट अब अपना अपना अब इस चीज़ को सिर्फ उसने फेस करना होता है, डाइट कंट्रोल करना होता है, और डाइट के साथ साथ मेडिसिन के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसमें पैथोलॉजी क्या है, रीनल फंक्शन जो है इसमें, अब पैथोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है। अब पैथोलॉजी इसकी ये है, यानी कि ये इसमें डिजीज़ क्या है, इसकी डिजीज़ बेसिकली इसमें इसके ऑर्गन्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से इफेक्ट होते हैं, इसमें रीनल फंक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, इसमें एक्यूमुलेट इन ब्लड होना शुरू हो जाता है, यूरेमिया डेवलप हो जाता है, और इसके साथ रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, लोअर की तरफ हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। यूरेमिया का मतलब है कि यूरिया जो है ब्लड के अंदर आना शुरू हो गया,
और ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं। इसलिए जब हम अक्सर जब हम यूरिन एनालिसिस, यूरिन में तो नहीं लेकिन जब भी हम पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन करवाते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी जाती हैं, BUN वगैरह करवाते हैं। डेवलप हाइपरटेंशन, अब देखो जैसे ही सोल्ट की रिटेंशन होना शुरू हुई, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ, यूरिन आउटपुट रिटेन होना शुरू हुआ, यूरिन रिटेन हुआ, तो इस वजह से पेशेंट का बीपी हाई हो गया। फिर उसके बाद सो द पेशेंट goes through three well or recognized stages of CRF. पेशेंट जो है three well recognized stages of CRF से गुजरता है, reduced renal reserve, renal insufficiency and ESRD। ठीक है, रिड्यूस रीनल रिजर्व हो जाएगा, यानी कि स्टेज 4 थर्ड की हम बात कर रहे हैं, रीनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी और फिर एंड पे एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगी। ठीक है, कॉजेज क्या होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के, यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? सबको समझ आइए। क्रॉनिक रीनल फेलियर के कॉजेज क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से भी रीनल फेलियर होता है। ठीक है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आपको पता है नेफ्रोपैथी करवाती है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनाल्जेसिक अब्यूज़ है, जैसे कि ये जैसे है फेनास्टीन, ऐसे टैबलेट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो मेडिसिन किडनी से फिल्टर हो रही हैं, जितनी भी एनाल्जेसिक्स जितनी भी हैं, आपको पता है बॉडी में बेसिक 2 फिल्टर्स हैं जहाँ से हर मेडिसिन में जो है वो स्क्रीट होना है आफ्टर इफेक्ट, जैसे कि लीवर है और किडनी है। हर मेडिसिन का इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट भी है, तो साइड इफेक्ट वो कहाँ करता है? उसके फिल्टर पे। जैसे कि जो मेडिसिन किडनी से फिल्टर हो रही है तो जब बार बार जब वहाँ से गुजरेगी तो फिल्टर को खराब करेगी। इसी तरह लीवर की है तो वो लीवर को इफेक्ट करती है। और इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो जब हम पेशेंट हमारे पास रीनल फेलियर के साथ होते हैं तो उनको हम ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जो कि जिसका इफेक्ट ऐसा हो कि वो उसकी रीनल रीनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करे, लेकिन वो फिल्टर लीवर से हो। ठीक है, क्योंकि किडनी पहले ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, लेकिन और इसी तरह जब लीवर का कोई इशू होता है तो हम उसको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वो इफेक्ट लीवर पे करे लेकिन स्क्रेट जो है वो किडनी से हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद क्या है कि क्रॉनिक यूटीआई इन्फेक्शन जो चल रहे होते हैं वो भी किडनी पे इफेक्ट करते हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन्स है, बहुत टाइम के लिए अगर स्टोन्स रहे तब भी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, मतलब अगर किडनी को जो है किडनी के में काफ़ी सारे सिस्ट हैं, ठीक है, उसकी वजह से सिस्टेमिक लूपस। और इसके अलावा एरिथमेटोसिस है, यानी कि एसएलई डिजीज़ है पेशेंट को, तो वो भी कॉज करवाती है क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एसएलई क्या है? एसएलई क्या है? आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। जी बच्चों, अब एसएलई क्या है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इन दिस डिजीज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी मिस्टेकनली अटैक्स हेल्दी टिश्यूज। ठीक है, और इट कैन इफेक्ट द स्किन, जॉइंट्स, किडनीज, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ये हम एसएलई कहते हैं। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है? इसके मैं इमेजेस आपको दिखा देते हैं।
इमेज करना था। बच्चों में भी टाइम है ना। images करना देता है। हाँ हाँ जी एनर्जी है, सही है। अच्छा तो क्या है अब पॉलीसिस्टिक क्या है? पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है? ये इनहेरिटेड disorder है in which cluster of the cyst develops primarily within your kidney, causing your kidney to enlarge and loss function of the body. Cysts are non-cancerous होते हैं, round sac होते हैं, containing fluid होता है, ठीक है। अभी मैं इसके लास्ट में आपको इमेजेस दिखा दूंगी, ये लेक्चर अदरवाइज यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल फेलियर क्या है? हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या कंजेस्टिव हार्ट करके फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और इसके अलावा हाइपरक्लेमिया और एडिमा हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो सकता है, डिस्निया होगा, प्लूरल अक्लेम होगा, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस होंगे पेशेंट के, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा। ट्रीटमेंट क्या है? मल्टीविटामिन है, आयरन सप्लीमेंट्स है, पैरस है, और इसके अलावा फॉलिक एसिड है, एपोजन टू प्रिवेंट एनीमिया, टॉम्स कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके अलावा ये सॉल्यूशंस हैं, बाइकार्बोनेट रिप्लेसमेंट है, यूज फॉर द क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिड्स हैं, और रोकाल रोकाल्स्टिरोल विटामिन डी सप्लीमेंट है, स्टूल सॉफ्टनर है, सॉर्बिटोल है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यूज टू लेक्लेटिव है। नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशंस फॉर क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज में है। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, यार ये क्या स्प्रे किया फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalance related to decreased urine output and dietary and fluid restriction, ठीक है। गोल क्या है? मेंटेन और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अच्छा नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस आप देखो कि क्या बनाई हुई है कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है पेशेंट का। अब देखो आज हम बात कर रहे हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले पेशेंट की, तो आपको पता है उसका पफी फेस होता है, पफी आइज होती हैं, स्वॉलन फीट होते हैं और लेग्स होती हैं। तो ये क्या है? इसके अंदर फ्लूइड, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर बॉडी फ्लूइड जो है वो एक्सेस हो गया है, और उसकी ऑब्वियस बात है कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इनबैलेंस है। किस वजह से हुए? अब हमने जो उसके सिम्टम्स है ना, डायग्नोसिस आपको पता है कि पैस पे बनती है, PES पे, प्रॉब्लम एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ब्लड वॉल्यूम एक्सेस हो गया, एक्सेसिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट भी उसके डिस्टर्ब है। तो अब इसमें किस वजह से हुआ, अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी की, यानी कि कॉज क्या है। तो क्या हुआ रिलेटेड टू कॉज, क्या बना? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने उसकी एटियोलॉजी के दी डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड डाइटरी एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एज एविडेंस बाय। अब अगर हम इसके अंदर ऐड करें तो इसमें एज एविडेंस बाय आएगा पेशेंट swollen legs, एज एविडेंस बाय पेशेंट्स लेग्स आर swollen, या एडिमाटोज, इस तरह करके हम एंड वाली लाइन डाल देते हैं एज एविडेंस बाय। गोल हमारा क्या है? मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी? इसके लिए हम करेंगे, असेस करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल to provide baseline data, daily weight the patient before and after doing dialysis to determine if weight achieved and decreased to normal, which was recorded by the doctor.
ठीक है। कि सबसे पहले आपने असेस करना है इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या चल रहे हैं, ताकि हमें बेस लाइन, जैसे ही हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा बॉडी स्वेलिंग के साथ आ जाता है, एडिमा के साथ आ जाता है, तो हम सबसे पहले काम कर लेते हैं कि हम सबसे पहले उसके इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं। उसका टोटल सबसे पहले हम बेस लाइन देखते हैं, ताकि हमें पिक्चर पता लग सके कि पेशेंट को चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। सेकंड पे हम डेली वेट उसका करेंगे बिफोर एंड आफ्टर डूइंग डायलिसिस। अब आपने देखा होगा, आप लोगों ने जब डायलिसिस में ड्यूटी की, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में लगी होगी, तो जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है तो उसका वेट किया जाता है। ठीक है। वेट से हमें क्या पता लगता है कि पेशेंट जो है, पेशेंट को डायलिसिस का इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, पेशेंट का जब बॉडी के अंदर अब कितना जो है वो हेमोडायलिसिस हुआ है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई है, किस तरह का डायलिसिस हुआ है, उसमें बॉडी फ्लूइड में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, वेट कम हुआ या नहीं हुआ, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं। डेली वेट करते बिफोर आपका डायलिसिस करिए, ताकि हम डिटरमिन कर सकें इसका वेट अचीव और डिक्रीज टू नॉर्मल, क्या हमने नॉर्मल की तरफ हम लेके गए हैं या नॉर्मल से कम हुआ, विच वॉज रिपोर्टेड बाय द डॉक्टर। असेस स्किन टारगेट, पेशेंट का स्किन टारगेट देखा जाता है ताकि डिटरमिन कर सकें इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडिमा। स्किन टारगेट जो है, आपको पता है कि अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है तो वो काफ़ी किस तरह का होता है, और अगर पेशेंट जो है वो ओवरलोडेड होता है, फ्लूइड ओवरलोडेड होता है, तो स्किन जो है उसे आप पुल नहीं कर सकते। स्किन टाइगर जो है वो आप पेशेंट के बाजू पे से, हाथ पे से, टांग पे से चेक कर सकते हो। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, जब आप स्किन को पुल करते हो तो वो वापस अपनी प्लेस पे जल्दी नहीं जाती, वो वहीं पे ठहरी रहती है जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है। लेकिन अगर पेशेंट ओवरलोड होगा, फ्लूइड ओवरलोड में होगा, तो स्किन आप पिंच करके पुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें स्किन सारी जो है वो ओवर स्ट्रेच हुई होती है, उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ठहरा होता है स्किन में। अच्छा, फिर उसके बाद है असेस करना वाइटल साइंस को, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन आप देखोगे, और इसके अलावा रिदम देखोगे टू मॉनिटर चेंजेस। ठीक है। प्रोवाइड फूड एंड फ्लूइड विद डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस टू प्रमोट डाइटरी चेंजेस। अच्छा, मुझे बताएं आप लोगों ने किस किस ने डायलिसिस में ड्यूटी की है, डायलिसिस यूनिट में किस किस ने ड्यूटी की आप लोगों ने सब? आपने मेरे स्टेटस नहीं देखा? बच्चे, मैंने आपसे पूछा आप में से किस किस ने डायलिसिस में ड्यूटी की हुई है, आप मुझे बताओ, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। फरवा, सफिया, नफीसा, खानसा, खानसा लड़की है, खानसा लड़की है, खानसा, हदीका, मारिया, जैनब, महाम, अरूज, समर, मारिया, समर, नरजिस, जेब, फरवा, अरूज असलम है, अरूज असलम है 06। अरूज फौज नहीं है। ये पता नहीं कौन इतना गंदा स्प्रे करके चला गया। जी बच्चों, कोई बच्चा नहीं बोला। अच्छा अच्छा। फसल तो रिप्लाई की ग्रुप में। उसको नो मैम, डायलिसिस का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों की नहीं लगी? अच्छा, तलहा का है। ठीक है तलहा, आप मुझे बताओ, ये उधर आप डेट वगैरह नोट करते हो? पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस वेट होता है उनका, स्पेशल आपने देखा होगा कि एक चार्ट बना था।
हाँ, तो अब वो जो चार्ट बना होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पेशेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। प्रीवियस रिकॉर्ड इसलिए देखा जाता है कि जब पेशेंट हमारे पास शुरू से आ रहा है तो उसका वेट क्या रहता है, पेशेंट का मेडिसिन हम उसे क्या देते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करता है, ये सारी चीज़ों को हम जो है उस टाइम में हम नोटिस करते हैं। और आपको पता है कि जब पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी देते हैं तो बिफोर डायलिसिस डायलिसिस से पहले नहीं देते, आफ्टर डायलिसिस देते हैं, क्योंकि अगर पहले दे दिया तो वो फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जिस पेशेंट का डायलिसिस हो रहा होता है उसको मेडिसिन डायलिसिस के बाद दी जाती है। ठीक है, डेली वेट होता है और प्रेजेंट वेट का चार्ट होता है, बिल्कुल उसको मैच किया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत डिहाइड्रेटेड होते हैं, वो इसलिए डिहाइड्रेटेड होते हैं बेचारे के, जब वो कुछ खा के उनको फ्लूइड फ्लूइड उनका रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो ज़्यादा फ्लूइड ले नहीं सकते, प्लस जो उनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको भी आउट कर रहे होते हैं लैसिक्स वगैरह दे के। तो ये पेशेंट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। और इसके अलावा जो है वो स्किन स्किन के काफ़ी सारे इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आप ऐसे पेशेंट को देखते हैं उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, चैप्ड होती है और इस तरह से होती है। जब आप, क्योंकि अब आप ये पढ़ चुके हो रिनल फेलियर, तो इसके बाद अब आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप क्लिनिक जब भी आप वापस आते हो तो एक एक दफ़ा आप डायलिसिस में ज़रूर चक्कर लगाओ ताकि ऐसे पेशेंट्स को देख सकें। ठीक है, अब आपने असेस करने हैं वाइटल साइंस में, पेशेंट का बीपी देखना है, पल्स देखनी है, रेस्पिरेशन देखनी है, रेस्पिरेशन का रेट देखना है, रिदम देखना है और साथ में मॉनिटर करना है चेंजेस को। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट अब आप ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनका पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और आपको पता है कि जो पोटेशियम है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्ट की भी और मसल्स की भी। तो अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट होता है, अगर कम होता है तो भी। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम पे और बाइकार्बोनेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेशली पेशेंट अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट दिया जाता है। तो इसलिए जो पोटेशियम लेवल है केसीएल है उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। और डाइट भी जो है वो किडनी फ्रेंडली डाइट दी जाती है ऐसे पेशेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको अब आप लोगों ने ध्यान से देखना, मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने लगी। ठीक है, तो ये है, अभी फ़िलहाल मैं आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद हम एसएलई देखेंगे और इसके अलावा हम रीनल स्टोन्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर स्क्रीन शेयर ये भी शो हो रही है, कैसे शो करोगे? नेट नहीं सकते नेट नहीं। अच्छा, ये देखो, ये है पॉलीसिस्टिक किडनी। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये वाली किडनी है, इस पे कितने सारे स्लीपर सिस्टम। ठीक है, ये सिग्नल मैंने की है, इसको आप देखो।
नीचे भी सुखाए तो सुखाते ठीक से नजर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं? ये देखो कनेक्शन रुकने ऑन है एकदम ब्लर है वैसे। वो का इंग्लिश का क्या पढ़ाया होता टॉपिक्स रखेगी, है टॉपिक्स कोई नहीं है। नजर आ रहा है आप लोगों को ठीक से? मेरे खुद से भी खोल के दे देना हाँ ब्लर आ रही है बहुत ज्यादा। सिस्टम स्लो है। अच्छा ये ठीक नजर आ रहा है, ये ठीक है। ठीक है, ये SLE है। इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये बॉडी में कहीं पे भी अटैक कर देता है। इसी तरह स्किन भी और बॉडी के डिफरेंट, ठीक है। ठीक है,
मेलिनोटाइटिस है। ये भी कितनी है? जो राइट पे है वो, जो लेफ्ट पे है वो हेल्दी की पिल, ठीक है, ये अपलोड हो जाए एक दफा, ठीक है, लो मेलिनोटाइटिस के लिए। चलो ठीक है, वैसे अटेंडेंस आप लोगों की होगी। हाँ, ब्लर है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। लगा लो आप लोग अपनी।